यस, क्लास 7। आज हम अपनी पसंद पुस्तक से पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तो इसमें एक हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के बारे में बताया जा रहा है बच्चों। यहाँ पर धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तब उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने लिया और इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर आपके इस पाठ में दिया गया है। आइए इसकी रीडिंग करते हैं। चलो अभिज्ञान स्टार्टिंग से करो। विनीता, तन्वी आप बनो। यस मैम। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी ये जगह खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। विनीता जी जब उनसे साक्षात्कार लेती हैं तो उनके बारे में पूछती हैं कि यहाँ से जहाँ के वो रहने वाले हैं कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी, अब वो यहाँ रहते हैं। पहले वो कहाँ रहते थे? पुणे की तंग गलियों में। और अब जो है जब उनके पास अच्छा नाम हो गया, पैसा हो गया, तो वो मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में रहने लगे। तो कहते हैं वहां से लेके यहाँ तक का जो आपका सफर था वो बहुत ही लंबा था और कष्ट साध्य यानी कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो क्या आप उस सफर के बारे में कुछ बताइए हमें। अब धनराज पिल्ले फिर बताते हैं, बोलो धनराज। यस मैम। बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत करीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था। मैं मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। सन 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम अब देखो यहाँ तो धनराज पिल्ले हैं। उन्होंने जब अपने बारे में बताना शुरू किया, उन्होंने कहा कि बचपन मेरा मुश्किलों से भरा था। मतलब जब वो छोटे बच्चे थे तब उनका जो समय था वो बहुत कठिनाइयों से भरा था। हम 3 भाई बहन, मतलब वो कहते कि हम बहुत गरीब थे और हमारे 2 बड़े भाई और थे, यानी कि धनराज पिल्ले को लेकर वो 3 भाई थे। तो जो उनके दोनों बड़े भाई थे वो हॉकी खेलते थे, पहले से ही हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते अपने भाइयों को हॉकी खेलता देखकर उनको भी शौक लगा कि मैं भी हॉकी खेलूं। पर वो इतने गरीब थे कि उनके पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने लिए एक हॉकी स्टिक खरीद सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने साथियों की स्टिक पर उधार मांगकर काम चलाया। मतलब वो जब मैदान में खेलने के लिए जाते तो अपने जो उनके दोस्त खेलते रहते थे स्टिक से लेकर के उसका इंतजार करते और उनसे उधार मांगते कि मुझे थोड़ा सा अपना स्टिक दे दो, मुझे भी खेलना है। ऐसे करके उधार मांगकर ही अपना काम चला लेते थे। वो भी स्टिक उनको कम मिलती थी जब वो बच्चे, उनके जो दोस्त थे, वो अपना खूब खेल चुके होते थे, थक जाते थे, तब कहते थे ले अब तुम खेल लो, ऐसे करके देते थे, है ना। तो जब वे खेल चुके होते थे तब उनको मिलता था। इसके लिए धनराज पिल्ले को बहुत धीरज बांधना पड़ता था और अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता था कि जब अब ये लोग खेल लेंगे, ये थक जाएंगे तो मेरा नंबर आएगा खेलने का, इसलिए उनको इंतजार करना पड़ता था। फिर धनराज पिल्ले कहते हैं कि मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, क्योंकि उनके घर में एक हॉकी स्टिक थी और उससे उनके बड़े भाई खेलते थे।
तो अब उनको ज्यादा जरूरत थी, वो ज्यादा अभ्यास करते थे। इसके बाद उनको उनकी स्टिक उनको कब मिली, जब उनके बड़े भाई को भारतीय टीम में चुन लिया गया। तो उनकी टीम जो है, उनके बड़े भाई को टीम की तरफ से स्टिक मिल गई और इनका जो भाई का स्टिक था वो फ्री हो गया और उनको मिल गया। उनके लिए वो स्टिक पुरानी तो जरूर थी, मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। अब बच्चों, धनराज पिल्ले कहते हैं कि वो स्टिक पुरानी तो थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। मेरे लिए यानी कि धनराज पिल्ले के लिए वो स्टिक बहुत कीमती थी, क्योंकि वो उनकी अपनी थी। वो क्या थी? उनकी अपनी थी, क्योंकि वो मेरी अपनी थी। अब चाहे तो वो कभी भी खेल सकते हैं, जब उनका मन करे तब खेल सकते हैं। पहले उनको अपने दोस्तों से मांगने के लिए इंतजार करके बैठे रहना पड़ता था, अब उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। तो वो पुरानी होने के बावजूद भी धनराज पिल्ले के लिए वो स्टिक बहुत कीमती थी। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेला। मतलब जब वो छोटे जैसे जूनियर टीम खेलती है ना, उस तरह से उन्होंने 1985 में मणिपुर खेलने गए थे। वो तब उस समय सिर्फ उनकी उम्र जो थी 16 साल के थे और देखने में वो पतले दुबले और छोटे बच्चे जैसा उनका चेहरा लगता था। बिल्कुल पतले दुबले छोटे से चेहरे वाले थे और उनकी अपनी दुबली पतली कट काठी के बावजूद भी उनका ऐसा दबदबा था। दबदबा का मतलब कि रोब था और हर काम को करने का उनके अंदर जो जोश था, उसको देख करके कोई भी उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मतलब कि नहीं तुम नहीं, आगे हटो पीछे हटो, ऐसे, क्योंकि उनको पता था कि ये लड़ाई करेगा बहुत अच्छे से। और फिर बोलते कि मैं बहुत जुझारू, जुझारू का मतलब है बेटा कि अपने काम में लगे रहना, हिम्मत ना हारना, है ना। बहुत जुझारू था। मैदान में भी मतलब कि जहां पर स्टिक से हॉकी खेली जाती है वहां पर भी, और मैदान के बाहर यानी घर पर भी, मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। जब उनका इतना ज्यादा खेलने के प्रति वो देखा लगन, परिश्रम, तो टीम के जो थे इंचार्ज, उन्होंने उनको सीनियर टीम में डाल दिया गया। और उन्होंने कहा कि उसके बाद धनराज पिल्ले अपना बोरिया बिस्तर यानी अपने कपड़े लत्ते सब सामान लेकर बांधकर वो मुंबई चले गए उसके लिए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। मतलब दोनों भाई मिलकर मुंबई में बहुत अच्छा खेल खेले। हमने खूब धूम मचाई दोनों भाइयों ने। इसके चलते धनराज पिल्ले के अंदर एक उम्मीद जाग गई थी। उम्मीद की मतलब हम लोगों ने इतना अच्छा खेला है और लोगों को भी लगा है कि हमारा खेल बहुत अच्छा था, तो हमें जो है ओलंपिक में जरूर नाम हमारा आ जाएगा। उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 यानी कि 1988 के लिए नेशनल कैंप से मुझे जरूर बुलावा आ जाएगा, पर नहीं आया। इंतजार करते रहे पर नहीं आया। ठीक है, मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। मतलब वहां पर 57 यानी 57 खिलाड़ी उस लिस्ट में नाम आता है, उनमें से भी उनका नाम नहीं था। उनको बहुत मायूसी हुई कि अरे हमने इतना अच्छा खेला, इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, फिर भी हमारा नाम जो है, चलो पहले दूसरे नंबर पर नहीं पर 57 नामों के बीच में भी एक नाम मेरा नहीं है। मगर एक साल बाद ही उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना खेल जारी रखा। ठीक एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए उनको चुन लिया गया। तब से लेकर, उन्होंने कहा तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर नहीं देखा मतलब कि मैंने फिर पीछे नहीं देखा और मैं आगे आगे ही बढ़ता चला गया। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, ये पढ़ो ना, यहाँ पर है ना आपका। सॉरी मैम, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज, अब यहाँ पर धनराज कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। उन्होंने बताया यहाँ पर धनराज जी कि मैं पढ़ने में फिसड्डी था। का मतलब समझ रहे हो? फिसड्डी का मतलब समझ रहे हो? कमजोर। कौन है हमारी क्लास में कमजोर बच्चा? नाम है कोई फिसड्डी बच्चे का? वंश। वंश? वंश फिसड्डी है? मैं लिमिट में रह के नहीं बोलता ये। ओ बस वंश वंश, कोई बात नहीं। पार्थ चुप हो जाओ। और परवीन, आप भी बहुत बोल रहे हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, पर फिर भी आप खुद समझदार हो। वो कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। देखो यही मैं बताने की कोशिश करी कि वो कह रहे हैं धनराज पिल्ले क्या कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में फिसड्डी था, यानी कि उनको वो कमजोर थे पढ़ने में, उनका मन नहीं लगता था पढ़ने में। लेकिन देखो आज वो इतने नामी खिलाड़ी हैं,
तो जरूरी नहीं होता बेटा कि आपको एक काम में अगर थोड़े से पीछे हो तो दूसरा काम आप अच्छा नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, दूसरा काम आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जो आप अच्छा कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है जिस चीज में, उस पर आपको भी ध्यान फोकस देना चाहिए। आप लोग इस पार्ट को पढ़कर ये अपने दिमाग में हमेशा बिठा लो, हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर एक न एक गुण होता ही है ना, एक न एक क्वालिटी होती है। जरूरी नहीं है कि अगर वो पढ़ने में कमजोर है तो दूसरे काम में भी वो कमजोर ही होगा, ऐसा नहीं है। वो दूसरे काम में इंटेलिजेंट होगा, दूसरा काम वो बहुत अच्छा कर सकता होगा, है ना। तो उस चीज पर उसको फोकस करते रहना चाहिए, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, धनराज पिल्ले ने यही किया। वो कह रहे कि मैं पढ़ाई में, खुद से बता रहे कि मैं पढ़ाई में फिसड्डी था, है ना, लेकिन किसी तरह से घिस घिस करके 10वीं तक पहुंचा, यानी 10th क्लास पास किया। मगर उसके आगे तो मामला बड़ा कठिन था, है ना। उन्होंने कहा उसके बाद 11वीं 12वीं पढ़ना तो जैसे लग रहा था बड़ा। फिर कहते हैं, वो बता रहे अपने बारे में कि अगर एक बात कहूं कि अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता, आज मैं इतना अच्छा खेल में अपने आप को प्रैक्टिस करके इतना ऊपर तक ना पहुंचाता, तो शायद मैं एक चपरासी की नौकरी कर रहा होता। क्योंकि 10th पास को क्या नौकरी मिलती है, 10वीं पास को क्या मिलती है नौकरी, चपरासी की नौकरी ही मिलती है। हाँ, तो वो कहते हैं कि तब शायद मैं चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती, और तब मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट भले ही नहीं हूँ, मतलब कहते हैं ना लोग जो साइंस साइड से पढ़ते हैं उनको बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर जो आर्ट साइड से पढ़ते हैं उनको बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। तो कहते हैं कि चाहे मैं आज भले ही ना हूँ ये सब कुछ हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। मतलब गर्व से ये बात मैं कह सकता हूँ कि मैं इस चीज का मास्टर हूँ, है ना। फिर हंस रहे हैं, अपने बारे में बताते हुए कि और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, है ना। कि भाई उनका इसी नाम पर उनकी शादी हुई, कि भाई शादी के लिए लोग लड़का देखने जाते हैं तो कहते हैं आपका लड़का क्या कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, PCS है, या जो भी है, तो उस हिसाब से उसकी शादी बड़ी अच्छी होती है। और अगर कहते हैं अच्छा कोई छोटी सी जॉब कर रहा है, तो फिर उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता जल्दी। तो इसलिए कहते हैं अगर आप मेरी शादी की बात करते हैं तो आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। अब फिर से विनीता पूछती हैं कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, पूछती है कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, आक्रामक मतलब गुस्से में भी आ जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना। जैसे अभी कोई एक बच्चे ने किसी को कुछ बोल दिया, अच्छा तूने मुझे ऐसे कैसे बोला, आज हम गुस्से में आ जाएंगे और फिर उसी बात को लेकर क्रोध करने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, लड़ने के लिए करने लग जाएंगे। तो विनीता उनसे पूछती है कि आप थोड़ी थोड़ी बातों पर ऐसे क्यों हो जाते हैं। तो धनराज जी फिर बोलते हैं इस संबंध में कि मेरा ये सारी बातें मेरे बचपन से जुड़ा है, क्योंकि बचपन में वो बहुत गरीबी हालत में उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को उस समय बहुत असुरक्षित महसूस करता था, छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे बहुत बहुत इंतजार करना पड़ता था, मोहताज होना पड़ता था। मेरी माँ जो है किस तरह से हम लोग की परवरिश करी, तो उस समय की जो परिस्थितियों को मैंने देखा था, उसकी वजह से मुझे हर बात पर गुस्सा आने लगा था। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को, उन्होंने कहा मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे लिए पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। इसी वजह से मैं ये तुनक मिजाज मेरी जो बना हूं, इसका वजह यही हो सकता है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम चपरासी क्या होता है? मैम चपरासी क्या होता है? प्यून, यस। चलिए ओके, डन बेटा।